बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। शाम रमज़ान में आज रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़े गुजर गए। अब हमें एहसास हो रहा है कि रमज़ान में हम रूटीन जो है हमारी एडजस्ट होती जा रही है। सो इंशाल्लाह आगे के रोज़े भी खैर आफियत से ही गुजरेंगे। सो आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। जैसा कि सदफ ने कहा, उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे गुज़िश्ता रात मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पे, जिस पे एक शख्स बड़ी जो है वो उसने अच्छा सा पोस्ट किया हुआ था कि खुदा तेरा बड़ा शुक्र कि इस बार रमज़ान बड़े ठंडे चल रहे हैं। तो वेदर जो है वो तो थोड़ा इतना गर्म नहीं है पूरे मुल्क में, इंक्लूडिंग कराची भी, क्योंकि अभी भी टोटल जो जिसको कहते हैं ना गर्मी, टोटल नहीं आई है। अगर दोपहर में थोड़ी बहुत तमाज़त है सूरज में, तो रात में जो है वो सर्दी अपनी जोबन पे तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी चिलीनेस इन द एयर अभी भी। अगर आप रात में वॉक करने जाएं, जो कि जानी चाहिए आपको इफ्तार के बाद, तो आपको पार्क में जो है थोड़ी सी चिलीनेस इन द एयर लगती है, फील होती है। की जो सर्द हवाएं होती है ना, अचानक से झल पड़ती हैं। आपकी इस बात से मुझे याद आया फैसल, ये जो जिन मंथ में रमजान आए ना, अब नेक्स्ट ईयर ज्यादा सर्दी में आएगा। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि गालिबन 2041 या 40 में गर्मी में रमजान आएगा। अच्छा, चलें, ये आपने बहुत अच्छी भी, आप बहुत दूर की कौड़ी लाई हैं, 2040-41 वाली कौड़ी लाई हैं। और अगर आपने गर्मी का शिकवा करना है तो आपको 2040-41 ठीक है, ओके। देखें, हम ये भी नहीं कहते कि हम देखेंगे कि आएगा नहीं आएगा, होपफुली हम देखें जी कि ये आएगा नहीं आएगा। बट वैसे मौसम तो बेहतर है, लेकिन एक बार फिर आज हमने देखा कि जो सियासी सूरत हाल रही वो थोड़ी गर्मा गर्मी बैसा बैसी हुई। बात करें अगर हम जो है कौमी असम्बली की, तो आज वहाँ पे खूब जो है वो एहतजाज किया गया। 7 ऑर्डिनेंस जो है वो आज लेकर आई थी हुकूमत। उनकी मुद्दत में 120 दिन तोसी की करारदाद तो मंजूर करा ली गई, और वजीर कानून थे आजम नजीर तारड़, उन्होंने ऑर्डिनेंस को तोसी के लिए पेश किया। जैसे ही पेश किया, उसके बाद अपोजिशन ने जो है वो हंगामा, अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। और अपोजिशन का बेसिकली एहतजाज ये है कि भाई हमने इन्हें पढ़ा नहीं है, जो इसे पास कर रहे हैं उन्होंने तक इसे पढ़ा नहीं है, तो इतनी जल्दी क्या है। उस पर जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, वो ये कहते हैं कि जी ये जो इश्यूज हैं जिससे रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस हैं या जो निजकारी का मामला है, ये IMF से मुंसलिक इश्यूज हैं, तो 3 दिन के नोटिस का मामला नहीं है। यानी अगर ये वक्त पर ना हुए तो फिर मुल्क को मसला हो सकता है। I wish to lay before National Assembly the following ordinances as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 170 of the said rule regarding 3 days notice to remove resolution for extension of following ordinances may be suspended. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. 130 rose in favor of the motion. 63 members rose against the motion. So the motion is adopted. So ये मामला आपने देखा कि एहतजाज हो रहा है असेंबली में, और उमर अयूब ने भी, अपोजिशन लीडर जो हैं, उन्होंने कहा ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए लाए जा रहे हैं और इन लोगों की तस्वीर लें जो हिमायत कर रहे हैं, और ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, वक्त नहीं मिल रहा पढ़ने का। एब्सोल्युटली। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि मैं क्लेम करता हूं कि जो ला रहे हैं उन्होंने भी ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा होंगे। क्या कह रहे थे उमर अयूब, आपको सुनवाते हैं। एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, ना हम लोग इसको देख सकते हैं, ना हम लोग स्टडी कर सकते हैं। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। हमें क्या मालूम इन्होंने मुल्क आधा बेच दिया। इनमें से कितनों ने ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ऑर्डिनेंस पढ़ा है? मैं ओपन चैलेंज, बता दें किसी ने ये पढ़ा। हमें तो यहाँ पे ये दिया गया है, Section 5 को पढ़े। As may appear to be necessary for the purpose of removing the difficulty. तो डिफिकल्टी कौन तयन करेगा? तहखानों में खांचे जो बना रहे हैं वो गनी है, खरबों का है। रेट आगे ये अपने मन पसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे, पीछे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। यहाँ पे आप करने जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। विल नवीद कमर साहब बी एबल टू स्टैंड बिहाइंड दीज अमेंडमेंट्स को सपोर्ट कर सकेंगे? तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। अब ये इस पे फिर दू बदू जवाब दिया असद कैसर, सॉरी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि तस्वीर लेनी है, तस्वीर उनकी लें जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, तस्वीर उनकी लें जो मईशत की बेहतरी और गरीब की ज़िंदगी आसान जो है वो नहीं बना रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भी कहा कि हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े रहें। क्या जवाब दिया आज़म नज़ीर तारड़ ने, वो भी सुनिए। नहीं चलेगा,
गिरेबान में भी देखिए, IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP प्लस को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मुईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मुईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। बात करने से पहले पढ़ा करें। पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। पेशावर हाईकोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये बताए कि वो 3 करोड़ वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पड़ गए जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। रियासत सबकी है। खुदा के लिए मुईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें। हर वक्त कैदी के पीछे न खड़े हुआ करें। चलिए, सियासत से जुड़ी खबरें तो हम आपको मजीद बताएंगे। इससे पहले एक अहम डेवलपमेंट है खेलों के मैदान से, और वो ये है कि चेयरमैन PCB की दुबई में चेयरमैन जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात हुई है और पाकिस्तान में फरवरी में से मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई है। होपफुली ये आने वाले साल के लिए होगा। ट्राई सीरीज टूर्नामेंट पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें जनवरी के आखिर में पाकिस्तान में आएंगी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दोनों जो उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की है उसमें उन्होंने उनको पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी है। तो ये जो ट्राई सीरीज होगी जिसमें 3 मुल्क खेलेंगे, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में कई बरसों बाद मुनक्किद होगी। चेयरमैन PCB का यह भी कहना था कि ट्राई सीरीज खेलने पर जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड का हम शुक्रिया अदा करते हैं, यानी उन्होंने हामी भर ली है। एब्सोल्युटली। ट्राई सीरीज जो है वो काफी अरसे से नहीं हुई है। पाकिस्तान तो क्या ओवरऑल नहीं हुई है। आखिरी जो ट्राई सीरीज खेली पाकिस्तान ने वो न्यूजीलैंड में खेली थी, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। लेकिन अब ये चेयरमैन PCB की आप मुलाकात दुबई में चेयरमैन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से हुई है उनकी मुलाकात, और इसमें कहा गया है कि सह मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दी गई है और ये सह फरीकी टूर्नामेंट जो होगा पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान में दोनों टीम्स पाकिस्तान आएंगी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दोनों चेयरमैन को पाकिस्तान दौरे की भी ऐसे में दावत दी है। ऐसे में चेयरमैन PCB ने मजीद क्या कहा, ये बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक से। शहजाद, कब आएंगी ये टीम्स? जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ मुलाकात हुई है दुबई में, और वहां पर तय हुआ है कि आइंदा साल फरवरी में जो है वो ट्राई नेशन सीरीज खेली जाए, सह अफ्रीकी सीरीज खेली जाए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और जनवरी के आखिर में ये दोनों टीमें आएंगी, ये तय पाया है। जबकि फरवरी में ये सीरीज खेली जाएगी। और मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि हम शुक्र गुजार हैं दोनों बोर्ड्स के कि उन्होंने जो है आमादगी का इजहार किया है और यहाँ पर आकर सीरीज खेलेंगे, और उसके फौरी बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, और दुनिया की जो टॉप 8 हस्ती में है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेना है, वो भी पाकिस्तान में होनी है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है और ये बड़ी एक खुशहाइन बात होगी। जी ठीक है शहजाद मलिक, आज से आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको IMF से जुड़ी एक अहम डेवलपमेंट भी बता दें कि नई हुकूमत ने IMF का बड़ा मुतालबा मान लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR मुशावरती कंपनी के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर आज दस्तखत करेगा और बरतानवी आलमी ताउन की जो एजेंसी है मुशावरती कंपनी को मुल्क में टेक्नोलॉजी के फ़रोग में मदद फराहम करती है। सो ये जो कंपनी है वजारत ख़जाना, बैंकों और मालियाती शोबे में डिजिटलाइजेशन में मदद देगी। IMF टैक्स वसूल बढ़ाने के लिए FBR में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था। FBR अपनी ज़ेरी कंपनी प्राल के जरिए डिजिटलाइजेशन करना चाहता था। IMF डिजिटलाइजेशन पर FBR के इक़दाम पर गैर मुतमईन था, तो ये एक बड़ा जो एक मुतालबा था IMF का वो मान लिया है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी FBR का में डिजिटलाइजेशन का अमल फौरी शुरू किया जाए। तो एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपनी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो हमारे माली मामलात हैं, जो माशी मामलात हैं वो ठीक हो सके, किसी पार लग सके नैया। लेकिन दूसरी जानिब अब जनाब आली सिचुएशन ये है कि महंगाई जो है वो इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है। चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, हर जगह जो है
वो आप कीमतें सुनते हैं और कीमतें सुनने के बाद आप सोचते हैं कि मैं खरीदूं या इसको 8-8 आंसू रोऊं। 8-8 आंसू से याद आया कि जी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या दीगर शहर हैं, प्याज की कीमत वहां पे बहुत ज्यादा हो गई है। सिर्फ मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के प्राइस अगर आपको बताऊं तो 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। पेशावर की हम बात करें तो यहाँ पर प्याज 310 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अब जो आपका इदारा शुमारियात है वो ये बताता है कि इसी तरह सियालकोट, लाहौर में प्याज 280 रुपए फी किलो, गुजरावाला में 260 रुपए, कराची में 250 से 300 रुपए। कराची में तो बड़ी मनमानी इलाकों के हिसाब से यहाँ पर रेट होते हैं। सरगोदा, मुल्तान, हैदराबाद में 240 रुपए, बहावलपुर में 230, फैसलाबाद में 210। माशाल्लाह 200 से कम कहीं पे प्राइस नहीं है। सक्खर में प्याज 200 रुपए, लाड़काना में 220 में दस्तयाब है। हर जगह 200, हर जगह 200, कहीं भी 200 से नीचे नहीं है। अब एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं, अब 300, अब एक तो सीलिंग है ना, 300 तो सीलिंग ब्रेक कर दी है, लेकिन जो लोअर सीलिंग है वो 200 है। अब इसी हवाले से आज जो है वो कौमी असेंबली में एक बयान भी सामने आया और उसमें सिचुएशन ये बनी कि नवेद कमर ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी आप ये जो एक्सपोर्ट पे पाबंदी थी ना, इसको हटाया जाए, इससे एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है। वो केले और प्याज पे जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाई गई थी, जिससे हम ये अखज़ कर रहे थे कि हो सकता है इससे कीमतें कम हो, तो उस पर फिर नवेद कमर साहब ने कहा कि जी ऐसे तो आप एक्सपोर्टर्स जो हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है, तो अवामी नुमाइंदे हैं और अवाम की बात गालिबन ये नहीं हो रही है। भाई अवाम उनको क्यों वोट देते हैं, वोट दे के उन्हें असेंबली में क्यों लाते हैं कि वो उनकी आवाज़ बने, उनका मुद्दा उठाएं और उसके लिए आवाज़ बने। अब जो ये हुकूमत का इक़दाम है प्याज और केले की बरामद पर पाबंदी, जिसके बाद फिर वैसे नुमाया कमी भी हुई थी, लेकिन हुकूमत को अपनी ही इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की जानिब से मुखालफत का सामना करना पड़ा। शाजिया मरी, नवीद कमर ने हुकूमत के फैसले के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया कौमी असेंबली में और पाबंदी से बरामद कुंदगान को नुकसान होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि तशवीश है। एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना वो मारा जाता है। किसी इंडस्ट्री को ये नहीं कभी कहते हैं कि जी आपके प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो हम आपका एक्सपोर्ट बैन करें, लेकिन फार्मर की हर चीज को बैन कर सकते हैं। ये इस मुल्क का डिलेमा है जिसकी वजह से आज हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी लो है। एक्सपोर्ट भी एक साइड है जिसको देखने की जरूरत है। लोग एलसीज खुलवा लेते हैं, लोगों का नुकसान होता है, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक होती है। तो ये कदम उठाया गया यानी टू एड्रेस द इन्फ्लेशन, उसमें क्या बेहतरी आई है, नंबर्स में क्या बेहतरी आई है, वो मिनिस्टर साहब बता दें। वेरी वेरी मच श्योर कि इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं इसीलिए आएगा क्योंकि एक्सपोर्ट जो कंपनीज हैं, कैबिनेट ने फाइनली इन इट्स फर्स्ट मीटिंग अप्रूव की ये टेम्पररी हॉल्ट जो है एक्सपोर्ट की है ऑन बनाना एंड अनियन है, इसको रखा जाए। इसको हम मॉनिटर 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक वैसे ही कर रहे हैं और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में अगर उसकी एस्केलेशन बहुत नहीं आती देन दिस कैन बी रिव्यूड एंड कैन बी ईज्ड आल्सो। एग्रीकल्चरिस्ट और देखें, लोग एक्सपेक्ट ही करते हैं कि हुकूमत पहले उनके मसाइल पर तवज्जो देगी। जब आप अपने मुल्क में इस तरह पाबंदी लगाते हैं एक्सपोर्ट पर तो यहाँ पर कीमतें गिरेंगी और लोगों को आसानी होगी, लेकिन अगर आप इजाजत दे देंगे बाहर सप्लाई की तो डिमांड एंड सप्लाई वाला फैक्टर आ जाएगा, एब्सोल्युटली। आप अगर बाहर भेज देंगे सारी चीजें तो आपके अपने लोगों के लिए क्या होगा। और ये सिर्फ उन्होंने रमजान की हद तक ये बात की थी, तो इससे तो शायद हम यही समझें कि अवाम में शायद फौरी रिलीफ नहीं मिलेगा। लोगों को ऑलरेडी 300, 350 तक कीमतें जा चुकी हैं और ये कोई पुरताइश अशिया नहीं है, ये कोई लग्जरियस आइटम्स, फूड आइटम्स नहीं है। इसके बगैर तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि इसके बगैर क्या क्या चीजें नहीं बनती। इसके बगैर सालन नहीं बनता, कोई चीज नहीं बनती। दाल में तड़का भी लगाना हो, चले आपने दाल उबाल ली, लेकिन दाल में तड़का भी लगाने के लिए आपको प्याज चाहिए होती है, तो प्याज के बगैर कुछ नहीं हो रहा। प्लस रमजान में केले की डिमांड इसलिए भी बढ़ जाती है कि फ्रूट चाट बनती है, तो उसका ये लाजमी जुज़ होता है। एब्सोल्युटली। इसी बात को हम अब जरा आगे बढ़ाते हैं। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो इन चीज़ों पे नजर रखते हैं। अंजुम, ये जो पाबंदी की बात हुई थी फूड कमोडिटीज पे कि इनको जो है बाहर नहीं भेजा जाएगा, उससे कुछ फर्क पड़ना शुरू हुआ था या नहीं हुआ था? जी, ये पाबंदी तो अभी 2-3 दिन ही हुए लगे हुए और सबसे बड़ी मजे की बात यह कि इंडिया में प्याज की फसल खराब हुई तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। हमारे यहाँ प्याज की फसल तो अच्छी थी लेकिन उसकी एक्सपोर्ट कर दी गई और तकरीबन 800 रुपये 850 रुपये फी टन की एक्सपोर्ट हो रही थी। फार ईस्ट को श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह हमारी प्याज जा रही थी। उसके बाद इसके जब यहाँ कमी हुई तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इसके 1250 रुपये फी टन कर दिए गए। वो चंद पार्टियों ने वहाँ माल भेजा, लेकिन उसके बाद अभी तक मुसलसल ये $900 फी टन पे जा रहा था।
जब ये पाबंदी का ऐलान हुआ ये रवां हफ्ते में, तो जो 9,000 रुपये फी 40 किलोग्राम प्याज था वो आज के दिन 8,000 रुपये है, यानी कि जो एक्सपोर्ट प्राइस आए हैं वो 8,000 आ गया। जो मार्केट में जो रेट आए वो 6,000 रुपये फी 40 किलोग्राम आया, जो मंडी में रेट आए वो 150 रुपये फी किलो के आए। अच्छा। लेकिन बाजार में रिटेल मार्केट में इसकी असरात अभी रोनुमा नहीं हुए। अभी भी मार्केट में प्याज जो है अगर हम देखें दर्जा दोयम का देखें तो वो 180 या 170 रुपये के करीब है, लेकिन जो ज़रा थोड़ा बेहतर प्याज है वो बेहतर नहीं कहा जा सकता, थोड़ा साइज में बड़ा। मैं आपको दिखा भी दूँ कि तकरीबन इस तरह का ये प्याज है जो ये इस वक्त 240-250 रुपये फी की बिक रहा है, और ये बहुत कम तादाद में साइज का प्याज मिलता है, वरना छोटी साइज के प्याज मिल रहे हैं और वो 240-230 रुपये के ऊपर। रिटेल मार्केट में अभी फर्क नहीं पड़ा है। एक्सपोर्टर्स का यही कहना है कि ये पाबंदी अगर बरकरार रहती है 10-15 दिन मजीद, तो इसमें 50 रुपये से 60 रुपये तक मजीद कमी आ सकती है। ज़्यादा कमी के इम्कान नहीं है क्योंकि पीछे प्याज की फसल इतनी रही नहीं है। इसी के साथ अगर हम केले को भी देखें तो केले का एंड सीज़न हो चुका है, अब नया सीज़न अगस्त में आएगा। तो इस वक्त जो केला मार्केट में आ रहा है दर्जा दोयम जो है वो सब्जी मंडी में 50 से 80 रुपये है, और जो बेहतर केला है दर्जा अव्वल वो तकरीबन 120, 130, 140 मुख्तलिफ रेट है। और रिटेल मार्केट में जाए तो केला है तो 200-250 रुपये फी दर्जन है। तो अगर ये पाबंदी बरकरार रहती है तो कीमतें कम होंगी, वरना कीमतों में कमी के इम्कान नजर नहीं आएंगे अगर पाबंदी खत्म साथ ही रहेगा। मगर मुझे ये फैसल आपसे मैं भी कहती हूँ कि नाजरीन से भी कि अगर पीछे फसल ही नहीं है तो फिर लोगों के लिए क्या अवेलेबल होगा? फिर तो पीछे फसल नहीं है, हाँ। वो भी बाहर भिजवा दें तो फिर हमारे साथ वही होगा जो पहले गंदम बाहर भिजवा दी थी और उसके बाद घटिया क्वालिटी की वापस हम ले आए थे। अब ऐसे में अंजुम, अब ये बताइए कि हम बारहा ये इस पे बात करते हैं कि जी मंडियों पे फोकस किया जाए, वहाँ की सूरत हाल से हमें कहा जाता है कि जी पीछे से खराब आ रही, पीछे से सही, पीछे से ही कीमतें इतनी आ रही हैं। हमारे पास इस बार पीछे से जो सूरत हाल है, ये जो स्टॉक है कितना ज्यादा हमारे पास रखा हुआ है, और जो पॉलिटिशियंस हैं ये किस कॉन्फिडेंस पे ये कह रहे हैं कि जी आप एक्सपोर्ट पे पाबंदी हटाएं? नहीं जी, ऐसी सूरत हाल नहीं है। आज भी जो प्याज मंडी में बिका है, जैसे मैंने बताया कि 9,000 रुपये फी टन जो जा रहा था, $900 फी टन जो जा रहा था वो $800 फी टन पर आया, और वो उन्होंने अच्छा प्याज सारा मार्केट से उठा लिया है। अच्छा प्याज उठने के बाद हम मार्केट में वही दर्जा दोयम ही कह सकते हैं कि मैं आपको प्याज का वो साइज भी दिखा देता हूँ। ये साइज का प्याज है इस वक्त मार्केट में सब्जी मंडी में जो पाकिस्तानी चियारियों को दिया जा रहा है, और इससे जो बेहतर साइज है ये वाला साइज कह लें तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है। और ये आज भी $900 फी टन पे $800 फी टन पे मार्केट से उठाया गया। जिनके सौदे बाकी थे, कागजात उनके पूरे हो चुके थे, उन्होंने एक्सपोर्ट लाजमी करना है, वरना मुल्क की भी बदनामी होती है कि सौदे तय करने के बाद एक्सपोर्ट ना की जाए। तो उन्होंने आज मार्केट से $800 फी टन पर उठाया। अगर ये पाबंदी बरकरार रहती है तो कीमतें कम होंगी क्योंकि प्याज की फसल पीछे बाकी इतनी बची नहीं है। केले का जैसे मैंने बताया कि सीजन खत्म हो चुका है, अगस्त में दोबारा सीजन शुरू होना है। जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में केले रखे हुए थे, सेव किए हुए थे, वो मार्केट में आ रहे हैं। अगर उस पर भी ये पाबंदी बरकरार रखी जाती है तो ये माह रमजान लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और ये प्याज पर पाबंदी हफ्ते डेढ़ बाद अगर इस पर नजरसानी करते हैं कि जी दोबारा एक्सपोर्ट खोल दी जाए तो ईद पर ये प्याज जो मार्केट का कहना है कि 400 रुपए फी किलो तक पहुंच सकता है। पाबंदी हटा दी गई भी होंगी, लेकिन इसे मुनाफाखोरी भी कहते हैं, जायज मुनाफाखोरी। जिस दाम पर उस वक्त आपने स्टोर किए होंगे केले, आप उसको इस आज के दाम पर उन्हें बेचेंगे रमजान के मुकद्दस महीने में। और जिस तरह की प्याज पाकिस्तानियों को मिलती है ना, वो 8 आंसू क्या फैसल, वो तो आपको 12-12, 10-10, 15-15, 20-20 आंसू रुलाए। उसकी क्वालिटी इतनी खुश्क होती है कि उसमें से जो है वो आंसू नहीं, बंदा ऐसे ही रोता है, हाँ। विदाउट टीयर्स रोता है। अब ऐसे में भाई अवाम क्या करें, क्योंकि अब सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि अवाम किसी से कोई तो दादरसी चाहेंगे ना, कोई तो शिकायत सुनने वाला होगा। तो जनाब अली, अब हुआ यह है कि सिंध हुकूमत ने रमज़ान में महंगाई का तूफान रोकने और मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए एक नया मैकेनिज्म मुतारिफ कराया है, और गिरा फरोशी के खात्मे के हवाले से उन्होंने एक अहम कदम उठाया है। अहम कदम है, अच्छा कदम है। और सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस ने डिजिटल शिकायत सेल लॉन्च कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं। अब शहरी मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बराह रास्त शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आवाम को सरकार की यानी जो सरकारी निर्ख होते हैं वो निर्ख नहीं मिले, वो कीमतें नहीं मिली, तो वो फौरी तौर पर जो कंप्लेंट सेंटर है यहाँ पर रुजू करेंगे। सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस के मुताबिक शहरी महंगाई के खिलाफ दरखास्तें, बट विद सबूत आपने ज़रूर देना है। जो रसीदें होती हैं वो ज़रूर देनी है। व्हाट्सएप पर
पीडीएम और वर्ड फॉर्मेट में भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा, और कहाँ आपने करना है वो हमारे आप स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर जो है वो एक नंबर चल रहा है, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। ये टेलीफोन नंबर है और इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है कि जिस पे आप जो है ये कर सकते हैं। और अब तो डिजिटल ज़माना है जी, तस्वीर खींचें, वीडियो बनाएं और आप सेंड कर दें। तो इसी पे हम बात करेंगे। डायरेक्टर जनरल सिंध ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस मोहम्मद सालिक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोहम्मद सालिक मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम और शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। बताइएगा कि ये जो शिकायत सेल है उसको लॉन्च किए हुए कितने दिन हुए हैं, अभी रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमने ये रमज़ान से पहले ही हमने अपना कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया था सॉरी। तो इसमें इसके अलावा हमारा रेगुलर भी, क्योंकि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम एक अथॉरिटी को भी डील करते हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूअस एक मैकेनिज्म बना हुआ है जिसमें लोग ईमेल्स के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारा ये जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ हमने रमज़ान के हवाले से नहीं बनाया, बल्कि ये ऑलरेडी हमारा ये काम कर रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा ज़रा, हम तरीक़ाकार जानना चाहते हैं क्योंकि अब जो व्हाट्सएप का ज़माना है, तेज़ी से भी जी आप कोई नंबर उनको अलॉट किया है, जैसे कि हमें भी बताया जा रहा है इस सेल के थ्रू अगर शिकायत इस सेल में करानी है, लेकिन तरीक़ाकार क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, लोग क्या रसीदें वहाँ पे सेंड करें, क्या करें? आपने बड़ा वैलिड जो है वो पॉइंट रेस किया। देखिए, हमें चूंकि फिर उसको फाइन करना होता है, उनके खिलाफ एक्शन लेना होता है, तो बेहतर है कि अगर कोई एविडेंस देंगे तो वो हमें उसमें थोड़ी सहूलत हो जाएगी, लीगल कवर भी मिल जाता है। वैसे हम उसको रैंडमली भी चेक करते हैं, अगर किस एरिया से कंप्लेंट्स आती है तो फिर हम अपनी टीम्स भेजते हैं, वहाँ पर सारा एरिया को चेक करवाते हैं। अच्छा मोहम्मद साहब, एक चीज़ ये कि एक तो जाहिर सी बात है ना, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि जो गिरां फरोशी है उसको लगाम डाली जाए, उसको पकड़ा जाए। दो तीन चीज़ें तो हम आपको बता देते हैं और हम अपने शो के तवज्जुह से बताते रहते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ ही ग़ालिबन हमने ये काम किया था कि जी वो जो बड़े का गोश्त है जी, वो 1400 रुपये तक जा पहुँचा है बगैर हड्डी का, हड्डी वाला जो है 1200, और ऑफिशियल रेट जो है कमिश्नर की लिस्ट का वो अभी भी 800 है। तो क्या इस पे आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये सब समझे कि हमने अपनी तरफ से शिकायत कर दी। बड़ा ऑब्वियस है, सबको पता है। मैं आपको बताऊं कि हमने कराची में, कमिश्नर कराची और हमने कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे ऑफिसर्स ने, हमारे डिपार्टमेंट ने मिलकर एक्शन लिया है। और कराची में हम 3 दिनों के अंदर हमने 65 लाख का फाइन किया है वायोलेटर्स के खिलाफ, जिसमें मुख्तलिफ जो कमोडिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया है, जिसमें मीट भी है, मिल्क भी है, और भी जो भी चीज़ें हैं जो वायलेशंस में आई हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया है। और ये मुसलसल ये चीज़ें जारी हैं, मुसलसल एक्शन लिए जा रहे हैं डेली बेसिस। कलामी साहब, सालिक साहब, तो इस एक्शन के बाद, इतने सारे फाइन लगने के बाद जो आप लाखों में बता रहे हैं, कमी फिर भी नहीं आई? अभी भी 1400 और 1300 रुपए में बिक रहा है, ऐसा क्यों? जी हाँ, ये तो देखें ना, ये तो बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि लोग अब रमजान में तो वैसे ही लोगों को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करें, रिड्यूस कर देते हैं। करवाना है ना, आपने नंबर हम तो करवा रहे हैं, हम तो किया है ना, फायदा क्या हुआ? नहीं, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि ये तो हम करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि हर जगह जब तक हमें कंप्लेंट नहीं आएगी, हर जगह हम पहुँच रहे हैं, टीम्स जा रही हैं, कमिश्नर कराची की टीम्स जा रही है, हमारे मजिस्ट्रेट्स जा रहे हैं, तो बड़ा इफेक्टिवली इस पर काम हो रहा है। तो थ्रू आउट सिंध इसमें हम जो है ना फाइन्स कर रहे हैं, चेकिंग्स तो हो रही हैं। अच्छा, तो सालिक साहब, इन फाइन्स का आपको कितना पॉजिटिव रिस्पांस आया है? प्राइसेस क्या नीचे हुई हैं? जी हाँ, कुछ आइटम्स कम हुए हैं, जैसे जिस तरह आपने एक्सपोर्ट की बात की, ऑनियन के प्राइस हाइक्स थे, बनाना के रेट्स भी ज़्यादा थे, उनके रेट्स जैसे ही एक्सपोर्ट का ये जो बैन हुआ है, चीज़ें रिडक्शन होना शुरू हो गई है, और इनकी जो मार्केट्स में भी इनकी अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है, चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, तो कितने अब तक रिस्पांस आपको आया है, और जिन लोगों पर फाइन लगे उन्होंने बाद में, मतलब अब वो कोई इस तरह का स्टेप तो नहीं उठा रहे जिससे मजीद खिलाफ वर्जी हो, उन इक़दाम की सरकारी निर्ख के से ऊपर दाम ले रहे हों वो? हाँ नहीं, उसमें हमारा देखिए, सिंध गवर्नमेंट ने 2023 में लास्ट ईयर जो है हमारा जो एक्ट है उसको रिवाइज किया, जिसमें जुर्मानों की लिमिट्स जो है वो काफ़ी बढ़ाई, और इवन ऑक्शन का प्रोसेस भी है। अगर हम उसको पकड़ते हैं तो उसी जगह पर उस चीज़ को ऑक्शन भी हम, एक हमारा एक्ट गुंजाइश करता है, तो उसको ऑक्शंस भी हम कर देते हैं। तो इस वजह से हमारा बड़ा इफेक्टिवली ये मैकेनिज्म काम कर रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सालेक मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इफेक्टिव तो उस वक्त हो जब इसके समरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ प्याज और केला नहीं, बाकी चीज़ें भी सस्ती होंगी और आवाम फाइनली कह सकेंगे कि फाइनली रमज़ान हमारे लिए रमज़ान मुबारक हुआ। बिल्कुल, और आपने ये नंबर नोट कर लिया होगा। आई होप इस पर शिकायत करें, इतनी शिकायत करें कि उन्हें एक्शन लेना पड़े। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और इससे पहले का जो हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने कोशिश की कि आपके लिए हम अपने सबके लिए आवाज़ उठाएं महंगाई के इशू पे, तो महंगाई से जुड़ा ही ये मामला है और वो ये है कि हम सब कंज्यूमर भी हैं। कंज्यूमर राइट्स भी कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हमको शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स भी हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं। तो हम किस लिए फिर हम देते हैं आपको अवेयरनेस। दुनिया भर में आज सार्फिन के हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की 15 मार्च 1962 में की जाने वाली तकरीर से मुतासर होकर यह मनाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को मनाने का आगाज़ 15 मार्च 1983 से किया। इस बार जो इंटरनेशनल कंज्यूमर काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरात पर तशवीश का इजहार किया। बिल्कुल, और इसी हवाले से थीम भी उन्होंने मुनक्किद की है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ तो शहरियों की बड़ी तादाद जी अपने हुकूक से मुकम्मल तौर पर लाइल में और रोज़ाना लाखों सार्फिन का इस्तेहसाल होता है। तो कंज्यूमर कोर्ट्स भी अपना किरदार अदा करने में यहाँ पर नाकाम नज़र आते हैं। सो मौजें जी, बस सार्फिन और आवाम का ख्याल नहीं है किसी, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारिफ को खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि उसके हुकूक क्या है। तो अगर आप सारिफ हैं, आपके बहुत हुकूक पढ़ने की ज़रूरत है और आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है, राइट प्लेटफॉर्म। खैर, अब रमज़ान मुबारक का जो बाबरकत महीना है, इसमें अब होता यह है कि क्योंकि हम सारिफ हैं इसलिए रमज़ान में ज़्यादातर हम क्या खा पी रहे होते हैं, फ्रोज़न आइटम। अच्छा, फ्रोज़न आइटम्स की हम यहाँ पे इसलिए भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, ख़वातीन भी हैं, जॉब करती हैं, उस तरह टाइम नहीं दे पाती हैं। सम टाइम आप घर पहुँच रहे होते हैं, बिल्कुल ही 5 से 10 मिनट होते हैं रोज़ा इफ्तारने में। ऐसे में क्या किया जाए? रेडीमेड्स जो खाने हैं, खासतौर पर फ्रोजन आइटम है, नगेट्स हो गए, दीगर चीज़ें हो गई, आजकल तो कबाब भी मिलते हैं और एवरीथिंग, पराठे मिल रहे होते हैं, पूरियाँ मिल रही होती हैं। सो वो हम ट्राई कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके का पकवान से अपना दस्तरखान सजा सकते हैं। ऐसे ही है। हाँ जी, रुआ फातिमा ने रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं। माह सयाम में सहरो इफ्तार के दस्तरखान लजीज पकवानों से सज जाते हैं। कहीं फ्रूट चाट खाई जाती है तो कहीं पकौड़े। यूँ बदलता वक्त बेशुमार खानों की इकसाम भी ले आया है। वक्त की कमी की वजह से शहरी अब इफ्तार के दस्तरखानों में फ्रोजन आइटम को तरजीह देने लगे हैं। मलाई बोटी समोसा, चिकन कोन, चिकन डोनट्स और तैयार करदा पराठों समेत मुख्तलिफ आइटम्स की मांग में इजाफा हो गया है। ये हमारे पास फ्रोजन आइटम ये जो यहाँ पे मिलते हैं, उसमें शामी कबाब मिलते हैं जो शहरी में रोटी के साथ खाए जाते हैं, समोसे हैं, रोल है जो अफ्तारी के वक्त खाए जाते हैं। हमारे पास एक तो वैरायटी बहुत है, ठीक है, ऊपर से इन दिनों में डिमांडेड बढ़ जाती है। शहरी कहते हैं रमजान में मसरूफियात बढ़ने की वजह से रेडीमेड फूड्स की खरीदारी से टाइम बच जाता है। वजह ये भी है कि हमारे पास वैसी लोड बहुत ज्यादा है अपने वर्किंग एरियाज में, इस वजह से ज्यादातर फ्रोजन आइटम ही यूज होता है। ज्यादातर स्टिक बोटी हो गई, समोसे हो गए, रोल हो गए, पराठे हो गए, जाहिर सी बात है हर चीज फ्रोजन ही, अब तैयार शुदा ही माल सब कुछ चल रहा है। बदलते वक्त ने शहरियों की पसंद भी तब्दील कर दी है। माह सयाम में इफ्तार के दस्तरखान पर जहां खजूर अहमियत रखते हैं, वहीं शहरी अब फ्रोजन आइटम को भी उतना ही पसंद करते हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रुहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात है। अच्छा, अब रमज़ान की रोज़ों की बात हो रही है तो गर्मी में रमज़ान अच्छा मौसम जैसा भी हो, जैसे आजकल है, प्लेजेंट मौसम है, बट फिर भी रोज़े में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको महसूस होती है वो प्यास की तलब होती है। आपको ठंडा ठार मशरूब या पानी की तलब होती है, खाने का इतना फील नहीं होता। तो ऐसे में जब रोज़ादार रोज़ा इफ्तारते हैं, हमारे यहाँ जी लाल शरबत बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा, और भी शरबत बड़े फेमस हैं। तो हम आज जानना चाहते हैं कि जब खाली पेट आप एकदम से रोज़ा इफ्तार रहे हैं, खजूर आपने खाई, तो पानी पहले पिएं, ठंडा लाल शरबत पिएं, ऐसा कौन सा शरबत पिएं जिससे आप रिफ्रेश फील करें? या फिर बहुत सारे इजादात जो हमने किए हैं, ये दूध, सोडा और ये सारी चीज़ें, तो अब कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारे लोग लस्सी को प्रेफर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें
पतली ड्रिंक प्रेफर करते हैं जी, तो क्या बेस्ट रहता है ना सिर्फ ये कि प्यास बुझाने में, बल्कि अचानक से ना आप अपना शुगर लेवल स्पाइक ना कर दें, उसके वाले से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ सारा खान, हम उनको वेलकम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा पहला सवाल तो समझ ही नहीं होंगी, व्हाट इज द बेस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक इन इफ्तार? बिल्कुल बिल्कुल, और इससे पहले ये है कि मैं शेफ सारा फरहान हूँ। ऑलराइट, सो जी इसका ये था कि हमारे पास जो एक रिवायती लाल शरबत की हम बात कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का जो है वो एक रिवायती शरबत बन चुका है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो कि प्यास को बुझाती हैं, और कहा जाता है कि जी सबसे पहले खजूर के बाद जो है वो आप पानी फ़ौरन पी लें। हम एक नहीं दो नहीं बल्कि जितनी लीटर हमारे पास जग होता है हम चाहते हैं वो पूरा ही पी लें, और यही सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है, क्योंकि खाली पेट है और उसमें इतना लेवल है शुगर का, वाइट शुगर, जो कि अमूमन हमारी जो बॉडी है उसके लिए अनहेल्दी है। सो इसको थोड़ा सा आपने स्किप करना होगा, अपनी पूरी जिंदगी से स्किप कर दें तो बहुत ही अच्छी क्या ही बात है। अच्छा, so, इसकी लेकिन हम कौन से ऐसे ड्रिंक्स बना सकते हैं जो रिफ्रेशिंग हो और हमें अच्छी सी एनर्जी प्रोवाइड करे? बिल्कुल, सब्ज़ इलायची यानी कि कार्डमम जिसे हम कहते हैं, सब्ज़ इलायची का एक बेहतरीन मशरूब बनता है घर के अंदर। वो आपने नॉर्मल हाफ kg यानी कि 500 ग्राम या 250 ग्राम आपने सब्ज़ इलायची लेके ओवरनाइट या 4 to 5 आवर के लिए आपने सोक करना है पानी में। उसको बॉल में आपने करके रख दिया। जब वो सोक हो गई यानी कि अच्छे से वो नरम हो गई, फूल गई, तो आपने उसको अच्छे से स्टेन कर लिया और उसमें आपने ब्लेंड कर दिया ब्लेंडर में, चॉपर इलायची को। यस, और उसके छिलकों के साथ ही। ठीक है, उसमें आपने 2 to 3 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर दी। ठीक है, जो हर घर में मौजूद होती है। अब इसके बाद आपने उसे अच्छे से स्टेन कर लेना है, और फिर आप देखेंगे एक अच्छा सा जो है उसका मिक्सचर बन जाता है जो थिक होता है, तो उसमें आपने वाटर ऐड करना है। जितना उसकी क्वांटिटी है उससे और डबल वाटर ऐड कर दें आप, और उसको फिर ब्लेंड करें, फिर स्टेन करें। 2 टाइम्स आपने ऐसे करना है ताकि उसका जितना भी उसका जो अर्क है या रस है वो आपका आ जाए, आपके पास आ जाए। अब आपने उस अर्क को जो है वो एक पॉट में या वॉक में, कढ़ाई में डालना है, और पानी एक जग और पानी उसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि जब हम उसे पकाएंगे तो एवापोरेट होगा उसका पानी और वो बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा। इसी के साथ साथ आपने उसमें शुगर ऐड करनी है, लेकिन वाइट शुगर नहीं करनी ऐड। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर किसी कोई नहीं छोड़ सकता, स्किप नहीं कर सकता, तो आप वाइट शुगर ही ऐड करें। लेकिन अगर कोई ईजिली छोड़ सकता है तो इसकी ऑल्टरनेट बेस्ट थिंग है ब्राउन शुगर या फिर हनी। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी हेल्थ को भी अच्छे से रखेगा। फिर क्या करें हम? देन उसको आपने अच्छे से बना लेना है और उसे थिक कर लेना है। ठीक है जी। पीने का कब आएगा मरहला? बना के इसके बाद एक और चीज़ ऐड करनी है आपने इसमें, टार्टरी पाउडर जिसे कहते हैं, सिट्रिक एसिड, वो आपने पिंच ऑफ टार्टरी डाल देनी है उसमें, क्योंकि इसका एक फ्लेवर इनहेंस होता है। ठीक है जी। मिंट भी डाल सकते हैं? मिंट का वो एक अलग है, अभी तक पीने का नहीं आया। बिल्कुल, सो ये आपने ऐड करना है, और अगर वो नहीं है, अगर ये बॉडी को नहीं सूट करता तो आप लेमन उसका जो वो है लेमन ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ गया ये पीने का मरहला। अब आप इसे कंटेनर में आप फिल करके रख दें फ्रिज में। 2 to 3 वीक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 ग्लास में जो है वो 2 टेबल स्पून ऐड किया, अच्छे से उसके अंदर ठंडा चिल्ड पानी वाटर ऐड किया, या क्यूब्स उसके आइस क्यूब ऐड किए, और आपने डिज़ोल्व किया और उसे पी लिया। और यकीन जानिए कि आप सहरी तक भी आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगी। नहीं, प्यास नहीं भी लगे फिर भी पानी पिए, हाइड्रेट तो नहीं है। एग्जैक्टली, वो तो एक हाइड्रेशन प्रोसेस वो वाला तो है ही, आपने आपको अपने रखना है। लेकिन आप वो जो प्यास एक फील होती है, तलब होती है, शिद्दत होती है कि हम बस पानी पीते जाएं या शरबत पीते जाएं रमजान इफ्तार के बाद, तो वो शिद्दत में कमी आ जाएगी। एक तो ये हो गई इलायची वाली। बिल्कुल। अब मिंट वाली आप बता रही थी, मिंट वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग मिंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने नॉर्मल मिंट ले लेने, लीव्स ले लेने, और इसके बाद आपने लेमन के जो पीसेस हैं वो आपने कट कर लिए। अच्छा, लेमन का जो हम जब उसको रस निकालते हैं तो वो बहुत टाइट होते हैं। वो अमूमन पाकिस्तानी जो हमारे लीमू हैं वो इतने आसानी से नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो आपने उसको 20 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव ओवन में रख दिया। ठीक है जी। वो जब गर्म होगा या बॉयल आपके पास कोई पानी है विदाउट, सॉफ्ट हो जाएगा, और वो इतनी इजीली उसका जो रस है वो आ जाएगा कि आप जहां हमें 1 टेबल स्पून चाहिए तो वो 4 टेबल स्पून उसमें से एक लेमन में से आपका जो है वो। ऐसा हम कीनू के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
कर सकते, लेकिन वो फिर आपको पता है वो उस सिचुएशन में मज़ा नहीं देते कि गरम गरम जो इतना गरम थोड़ी करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो ये आप कर लें। अच्छा जी, मिंट के साथ आपने एक ग्लास के अंदर आपने मिंट ऐड किया, अराउंड 10 to 12 मिंट लीव जो है आपने ऐड कर दिए, और इसके बाद आपने जो है वो लेमन की जो हमने स्लाइसेस किए या फिर आपने लेमन जूस ऐड किया वो आपने ऐड कर दिए। ठीक है, कोशिश करें कि अगर उसके पील के साथ यानी कि छिलके के साथ लेमन के कुछ स्लाइसेस हमने ऐड कर दी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ। ठीक है जी, अब आपने किसी भी स्पून की मदद से या फिर किसी भी टोंग की मदद से आपने जो है उसे जो है कूटना है। क्रश नहीं, क्रश तो नहीं करेंगे उसको, हल्का सा इतना कि उसका जो अर्क है ना वो बैलेंस हो जाए उसके लेमन का भी और मिंट का भी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि इसके अंदर मिठास कैसे लेकर आए। ज़ाहिर है शुगर को तो आपने मेंटेन करना है, तो वही अगेन कि आप या तो हनी ऐड कर दें या फिर ब्राउन शुगर ऐड कर दें, और अगर वाइट शुगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्वीटनर भी तो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब इसका कलर कैसा बनेगा? वाइट। अगर ब्राउन शुगर आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ब्राउन कलर जाएगा, और वरना आपका कलर ये वाइट ही होगा। अब बारी आ जाती है बहुत सारा आपने क्रश आइस ले लिया। कलरफुल ड्रिंक बड़े अपील करते हैं, सब्ज कलर वाला और पिस्ते के कलर वाला। हम जो है वो सारी चीजें फूड कलर से ऐड कर सकते हैं। फूड कलर को अगर हम 1 ड्रॉप भी ऐड करें तो ये कलर दे सकता है। ठीक है, लेकिन हमें तो एक हेल्दी ड्रिंक के बारे में भी सोचना है ना। हम क्यों ऐसी चीजों पे जाएं जहाँ पे हमारी हेल्थ से बना कोई भी शेक या स्मूदी, वो भी तो एक हेल्दी ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मिल्क से अभी मेलन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, खरबूजे आए हुए हैं। आप ने वाटरमेलन का शरबत सुना होगा, लेकिन मेलन का शेक नहीं सुना आपने, बहुत कम। तो आप नॉर्मल आपने मेलन को पील ऑफ किया और आपने ब्लेंडर में वो ऐड करके आपने मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है जी, उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपके मनपसंद है वो आपने ऐड कर दिए, चाहें तो 1 खजूर या 2 खजूर आप वो ऐड कर दें और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दें और विद आइस, तो ये समझे एक मेलन जो है वो मिल्क शेक बन गया। तो इसी तरह से तमाम जैसे आलू बुखारे और इमली का शरबत बनता है, वो तो बड़ा भाई बड़ा फेमस है ये। हाँ। तो इसी तरह से डिफरेंट ऐसे मशरूबात हैं जो कि आप घर में इजीली बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग इन आवर शो, और जबरदस्त आप ट्राई करें, हेल्दी भी हैं, रिफ्रेशिंग भी हैं ये ड्रिंक्स, और फिर हमें फीडबैक में बता भी सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे शाम रमजान में खुशामदीद। कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना लाजमी है। तो एनएफसी फार्मूले में आईएमएफ का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। एनएफसी पर खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी, हुकूमती ज़राए ऐसा कह रहे हैं। शुएब निज़ामी से बात करेंगे। शुएब बताइए। जी, जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं जो 18 मार्च तक चलेंगे, इसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। खासतौर पर जो विफाक का बजट खसारा है उसको कम करने के लिए जो है ये बात ज़ेर गौर आई आईएमएफ की जानिब से कि जो एनएफसी का फार्मूले की फॉर्मेशन है उसमें कोई तब्दीली की जाए। ताहम एक तजवीज़ थी जिसको विफाकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है, और विफाक का ये मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर चूँकि एक आइनी तरमीम है जिसके तहत 18वीं तरमीम के तहत ये फार्मूला तय हुआ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वसाइल सूबों के बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। और ताहम 3 जो ऑप्शन उन पर गौर किया जा सकता है, जिसमें जो मेजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग है वो सूबे विफाक मिलकर शेयर करें। इस तरह जो सिक्योरिटी के अखराजात हैं उस पर भी, और साथ साथ जो बिजली के नुकसान हैं वो भी विफाक और सूबे मिलकर जो है वो किसी हद तक जो मुतबादिल ज़राए हैं उनके ज़रिए नुकसान को कम कर सकते हैं या बोझ को जो है वो किसी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। ताहम ये वाज़ेह कर दिया गया है कि खिलाफ आइन कोई भी मुतालबा नहीं किया जाएगा। शुएब बहुत शुक्रिया आपका। और एक और अपडेट्स आपको दे दें, वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा गिनती के दौरान मुतादिद हलकों के नताइज तब्दील करने की मजम्मत कर दी है। और तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक दोबारा गिनती में हमारी जीत को शिकस्त में बदलने की गैर आइनी कोशिश की जा रही है। जाली इख्तिदार बचाने के लिए नए सिरे से डाका डालने की साजिश की जा रही है। हतमी सरकारी नताइज के बाद वोटों की दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरपरस्ती में आईनी हक पर डाका डालने की ये कोशिश है, और बानी पीटीआई को नाहक कैद और बल्ले का निशान छीन कर गैर आईनी हरबे आजमाए गए। फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत को अकलियत में बदलने की साजिश की गई। जाली हुकूमत के सरबराहान को सिलेक्ट कराकर कौम पर मुसल्लत किया गया, जो कि नाकाबिले तलाफी नुकसान है। तो बहुत सारी मज़ीद स्टोरी से आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्लीज स्टे विद अस।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद। 4 से 6 बजे रोज़ाना रमज़ान मुबारक के महीने में हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ जो हमारी जो सियासी अरीना में डेवलपमेंट हो रही होती हैं उससे भी हम आपको आगाह करते रहते हैं। तो अब 5 बज गए हैं, अब 5 बजे जी है मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होते हैं। एब्सोल्युटली मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होंगे, हेल्थ से रिलेटेड भी और बहुत सारी चीजें हैं वो बड़े डिस्कस। एब्सोल्युटली कुछ एक अहम डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चैनक चौक है मरी प्लाजा, यहाँ पर कोयटा में सिब्बी फायरिंग हुई है और एसपी खालिद मरी जाँ भाग हो गए हैं। फायरिंग के तबादले के बाद हमला आवर जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से अब तक ये वर्जन सामने आया है। तो नौशाद बलोच हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। नौशाद, बताइएगा पुलिस मजीद इस हवाले से क्या बता रही है, क्या डिटेल्स हैं? जी, ये कोई 3:15 बजे का वाकया है। चैनक चौक के करीब ही प्रेस क्लब के करीब एक मरी प्लाजा है। ये डीएसपी खालिद जमान मरी अपने प्लाजे में बैठे हुए थे कि हमला आवर आया है। प्रेस क्लब के साथ ही एक अपनी मोटरसाइकिल ठहरा कर जो है डीएसपी पर हमला आवर हुआ, जिसके नतीजे में डीएसपी खालिद जमान शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सीएमएच ले जाया गया, जहां पर वो जहां पर ना हो सके। मैं आपको ये भी बता चलूं कि उसके बाद जो है जवाबी फायरिंग से हमलावर भी जख्मी हो गया है और पुलिस के मुताबिक ये कोई देरीना दुश्मनी जमीनी तनाज़ा चल रहा था इनका, ये उसका शाखाना है। जी ठीक है, नौशाद बलोच हमें आगाह कर रहे थे, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं हम बच्चों की, जो कि ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों की। और अच्छी पॉजिटिव खबर यह है कि उन्होंने तालीमी मैदान में सबको पीछे छोड़ दिया है और जो बाकायदा तौर पे जायज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि कहलाती है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सालाना स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2023 की, उसके मुताबिक जीबी में ग्रेड 5 के तलबा का तालीमी मयार इंतहाई शानदार रहा। ख़ास तौर पर उर्दू अंग्रेज़ी के मज़ामीन में बड़ी महारत है भाई उन्हें। इसमें आप क्रेडिट गवर्नमेंट को देंगे या फिर उन एनजीओज को या फिर कम्युनिटी सर्विसिंग को देंगे तो यहाँ पे स्कूल चलाती हैं? ये एक बहुत आम सवाल है। अच्छा, उर्दू अहलियत 2021 में 52 थी जो बढ़कर 2023 में 60% हो गई, जबकि अंग्रेजी की महारत गुज़िश्ता साल 60% थी जो बढ़ के अब 66% हो गई है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को एक और भी एजाज़ हासिल रहा है और वो ये कि स्कूलों में दाखिले की शरह 94% रही है, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाद पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। वैसे ही माशाल्लाह वहाँ लिटरेसी रेट कितना ज़बरदस्त और अब उस लिटरेसी रेट में बेहतरी आती जा रही है, हर साल इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो चलें जी, बच्चों की कारकर्दगी ऐसी कैसे है, क्या वहाँ पर ऐसा होता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल सेक्रेटरी फेडरल एजुकेशन मुहिउद्दीन अहमद दानी साहब। थैंक यू सो मच मुहिउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा 5वीं जमात के जो बच्चों ने उर्दू अंग्रेज़ी में अपने बाकी इलाकों को पीछे छोड़ दिया है, बुनियादी इसकी वजह क्या है, ताकि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जो तालीमी स्टेटस है, जो तालीमी मयार है, लिटरेसी रेट है, उसको देखते हुए जीबी इज़ डूइंग मच बेटर। जी, इसका जो बेसिक जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक तो जीबी की आबादी थोड़ी है, 1.8 मिलियन है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो मैनेजेबल है। और जितने वहाँ इनिशिएटिव्स हुए हैं जीबी के अंदर, उनमें स्कूल मील्स प्रोग्राम एक यूनिक प्रोजेक्ट था जो 2 साल पहले, मैं उस वक्त चीफ सेक्रेटरी था, वहाँ हमने शुरू किया। तो बच्चों का जब आप स्कूल मील्स शुरू करते हैं तो इनरोलमेंट बढ़ जाती है, अटेंडेंस इंप्रूव हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग में इजाफा होता है, रिटेंशन में इजाफा होता है। फिर वहाँ टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया गया है प्राइमरी स्कूलों में और सेकेंडरी स्कूलों में, जो भी पाकिस्तान के किसी बाकी सूबे में ये नहीं हुआ। तीसरा ये है कि वहाँ पर हमने रेमीडियल क्लासेस में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को पब्लिक सेक्टर स्कूल्स के साथ कनेक्ट किया है। चौथा यह है कि वहाँ जो आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी, आगा खान, उसवा और बाकी तंजीमें, वो भी बहुत फोकस के साथ काम कर रही हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह अनफॉर्चुनेटली लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें क्वालिटी का इशू है, जीबी में ऐसा नहीं है। जीबी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत एफिशिएंट है, छोटा है लेकिन एफिशिएंट है। तो जीबी में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मौजूद है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बाकी सूबों में क्वांटिटी में भी डेफिशिएंसी थी और क्वालिटी में भी। तो हमने जीबी में बजट को इन्हांस किया, नॉन प्रॉफिट सेक्टर को इंगेज किया, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया। तो जीबी की हद तक वी वर एबल टू प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड क्लबिंग इट विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स।
मोहिउद्दीन साहब, जैसे कि आपने भी बात की कम्युनिटी सर्विसिंग वाली, यही कम्युनिटी सर्विसिंग हम आज़ाद कश्मीर और यही चित्राल साइड पे भी देखते हैं और वहाँ पे फिर इसके बेटर रिजल्ट्स भी देखते हैं। क्या वजह है कि वही मॉडल हम बड़े शहरों में नहीं ला पा रहे हैं? नहीं, वो आपको बताऊं, मैं जब इस्लामाबाद आया हूं तो 3-4 महीने से हमने इधर भी नॉन प्रॉफिट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर लिया है। बात यह है कि टॉप से ये चलता है, टॉप की जो लीडरशिप है पॉलिटिकल और सिविल सर्विस की, दे हैव टू वर्क टुगेदर और कम्युनिटीज़ को एम्पावर करके उनको ट्रस्ट करें और उनको पावर्स डिवॉल्व करेंगे जो एक मोहल्ले। जी प्लीज़। मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है। आपको मोहिउद्दीन साहब, आपसे दोबारा हम रब्ता करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर काम हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने एक चीज़ उन्होंने एडमिट की, उन्होंने कहा कि आबादी कम है बट स्टिल जितने चैलेंजेस वहाँ पे दरपेश हैं, मौसम की सख्तियाँ भी आप देखें, उसके बावजूद भी वहाँ का लिटरेसी रेट ये होना, ये अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त बात है। और वाई नॉट हम इसको मॉडल बनाकर बाकी जगहों पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवा। जो आपने आबादी की कमी और मौसम की सख्ती बताई, तो जहाँ गिलगित में ऐसा सिचुएशन है, थर में भी वैसे ही सिचुएशन है। मोहिउद्दीन साहब, आप कंटिन्यू प्लीज़ कीजिएगा जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, फिर हम आपसे दीगर सवाल भी करते हैं। प्लीज़ गो ऑन। अच्छा, देखिए वहाँ जो वेदर है और एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बावजूद बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। एक तो यह है कि उनकी बॉडी की जो फिजिक है वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को कोप अप कर लेती है। सिर्फ उनमें एक वीकनेस थी कि वो फिजिकली वीक थे, क्योंकि वहाँ उनको खाना और पॉवर्टी की वजह से उनकी नरिशमेंट बहुत थी। तो अब उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है, इम्प्रूव करें, इस्लामाबाद में भी वो ला रहे हैं। तो एजुकेशन के अंदर अखराजात करने को आप एक्सपेंडिचर ना कहा करें, उसको इन्वेस्टमेंट कहा करें, क्योंकि इसके आपको रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि आप टेक्नोलॉजी को एम्बेड करेंगे तो आपको जहाँ 1000 रुपये खर्च करने हैं, वहाँ 5 रुपये खर्च करने पे आपको वही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ब्रेक एंड वाटर पे तवज्जो कम रखें, असातिज़ा की ट्रेनिंग पे तवज्जो ज़्यादा रखें, बच्चों की इनरोलमेंट पे, उनके इक्विपमेंट पे उस पर तवज्जो ज़्यादा रखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मोहित साहब, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, हमारे यहाँ अब अच्छी तालीमी क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है ज़्यादा फीस देना, बड़ी भारी भरकम फीस देना, कोई हायर एंड स्कूल में चले जाना, जो बहुत सारे पाकिस्तानी अवाम नहीं कर सकते, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं कर सकते। मेजॉरिटी जो है वो लोअर मिडिल क्लास है या बहुत ही गरीब तबका है। लेकिन जीबी में क्यों ऐसा है कि बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है या जो वो रेट आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, हर साल उसमें इजाफा हो रहा है। ऐसा क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि पिछले 2 सालों में हमने पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की है, लाइब्रेरीज में, लैब्स में, टीचर ट्रेनिंग में बहुत सा, और उसको इन्वायरमेंट को खूबसूरत किया, वहाँ कैरियर फेस्ट कराए हैं और प्राइवेट सेक्टर से इंगेज करके इन सरकारी स्कूलों को इक्विप किया है, टीचर्स को बड़ा इनकरेज किया है, टीचर्स की शॉर्टेज को कम किया है, फर्नीचर की शॉर्टेज को कम किया है। तो अगर आप सरकारी स्कूल पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनरोलमेंट बढ़ जाती है। तो पिछले 2 सालों में वहाँ इनरोलमेंट जो 20% बढ़ी है, उसमें से 15% बच्चे वो हैं जो प्राइवेट स्कूलों से वापस सरकारी स्कूलों में। क्या बात है। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों की आप फीस की बात करते हैं, तो उसका मसला ये है कि वो प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं और शाम को ट्यूशन सेंटर्स में भी पढ़ते हैं। तो प्राइवेट स्कूलिंग इज मोर लाइक अ फैशनेबल थिंग। शाम को अगर ट्यूशन नहीं पढ़नी है तो वो गिलगित बल्तिस्तान के अब वालिदैन कहते हैं कि अब सरकारी स्कूल में इसको पढ़ा के शाम को हम उसकी ट्यूशन कर देंगे, तो हमें उसका तो बेनिफिट यहाँ पर ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन अहमद आनी साहब, और एक बहुत ही हौसला अफजा ये बात है। और आखिर में जो बात करेंगे, सबसे हौसला अफजा बात ये कि अगर बच्चों को ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना है शाम में, तो फिर स्कूल भेजने का फ़ायदा क्या है। अब ये ज़रूरत पड़ गई है हमें ये सोचने की कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें या हर वक्त जो है वो इन जो कोचिंग सेंटर्स हैं इनमें ही झोंक के रखें और यही सारे। आखिर आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ट्रेड की बात कर लेते हैं। और हुआ यह है कि जी पाकिस्तान और जो रशिया का जो ट्रेड था ना, वो कई सालों से आफ्टर द कोल्ड वॉर और उसके बाद जो हालात रहे उसमें इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब बर्फ़ पिघल रही है और वो बर्फ़ ऐसी पिघली है कि तिजारत के मैदान में एक अहम संगी मील उन्होंने अबूर किया है। 16 ट्रक्स पे मुश्तमिल ये पहली खेप है कि जो रशिया पहुंच गई पाकिस्तानी कीनुओं की। बताएं ज़रा। और NLC के ट्रक कीनू लेकर, जैसे कि फैसल भी बता रहे हैं, पहुंच गए हैं और उनके मुख्तलिफ शहर हैं रशिया के जहां पहुंचे हैं। इससे पहले NLC के जरिए पाकिस्तान केले, गोश्त और समुद्री खुराक भी वस्त एशियाई ममालिक
भेज चुका है। तो जितना आपके एक दूसरे ममालिक से ट्रेड होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी के लिए वो उतना ही ज़बरदस्त साबित होगा। और अच्छी बात यह है कि देखिए पाकिस्तानी आम तो मशहूर थे ही, लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो रशियंस जो हैं उनको पाकिस्तानी किनुओं का मज़ा जो है वो लगता है या नहीं लगता है, वो तो है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे लिए एक नए तिजारती रूट का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान को तिजारती रूट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, और आज एक और बड़ा अहम दिन है और पाकिस्तान ने उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। यानी आज इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के फ्लोर से जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वहाँ पे पाकिस्तान का मुकदमा रखा था, तो उसके बाद से दुनिया भर से हमने देखा कि इस हवाले को इस सारे जो उन्होंने कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से की गई, उसको बड़ा ही ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। एब्सोल्युटली। अच्छा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक में तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान और मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज़ वाक़यात में तेज़ी से इजाफा तो देखा गया। और ऐसे में इस दिन को मनाने का मकसद यह है कि इस की इशू को एड्रेस किया जाए। गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान मुतादिद वाक़यात भी हुए हैं, दर्जनों मुसलमान उसमें शहीद हुए हैं। हमने न्यूजीलैंड में ऐसा वाक़या देखा, यूके में इतने सारे वाक़यात हुए हैं। सबसे बदतरीन वाक़या तो 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में हुआ था, और वो तो इट वॉज वेरी हॉरिबल। और जो हम अक्सर सुनते हैं ना कि दहशत गर्दों को और इस तरह की सरगर्मियों को जोड़ दिया जाता है, इंतहा पसंद कहा जाता है मुसलमानों को, लेकिन वहाँ पर हमने देखा है कि एक सफ़ेद फार्म दहशत गर्द ने जिस तरीके से कार्रवाई की, और फिर क्रेडिट उनकी उस वक्त की हुकूमत को, उनकी प्राइम मिनिस्टर को भी जाता है, जिस तरह उन्होंने दादरसी करने की कोशिश की। लेकिन इस खौफनाक वाक़े में तकरीबन 50 से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए थे, और आज भी हम देख रहे हैं कि गजा में भी 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाम रमज़ान। उम्मीद है कि सर आपका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। ये दिन जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो तारीख़ है उसमें लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने इसको मुतहर्रिक किया दुनिया के आगे। इस्लामोफोबिक रुझानात, वाक़यात में तशवीशनाक जो इजाफे हैं, उसकी वजूहात क्या समझते हैं आप डॉक्टर साहब? नहीं, उसकी वजूहात तो देखें काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन 9/11 के बाद ये नासूर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। और उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों को दुनिया में प्रोजेक्ट किया गया, उस वक्त अगर हमारे ममालिक ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आगाही को बढ़ाते, जो कि बाद में उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी कोशिश की कमी है, तो अगर वो कर लेती तो ये नौबत के नासूर यहाँ तक ना फैलता। अब हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि जो भी दुनिया में गलत, खास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से बात होती है, तो लोग अपने तस्वुरात में उसको मुसलमानों से और इस्लाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रेजोल्यूशन पास किया गया। और इस रेजोल्यूशन में आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पाकिस्तान ने क्योंकि रेजोल्यूशन पेश किया था और मुस्लिम ममालिक के बिहाफ पर 55 मुस्लिम ममालिक के बिहाफ पर पेश किया गया था, और उसमें जब डिबेट हुई तो पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और आपने खुद उस पर अपने रिपोर्ट में बता दिया है। तो ये इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया ये यूएन के तरफ से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि जो अवेयरनेस हमारे तमाम पेट्रो डॉलर से मालामाल ममालिक ने जो नहीं दे सके दुनिया को, वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। लेकिन इसकी तारीख थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर देखा जाए तो ये तो 15 मार्च में जो रेजोल्यूशन 211 पास किया गया वो तो अडॉप्ट हो गया, अच्छी बात है, लेकिन उसकी बुनियाद कहाँ से शुरू हुई? उसमें जिक्र किया गया, जो आपने क्राइस्ट चर्च मॉस्क की भी बात की, उसमें जिक्र किया गया बाकी जो अंदरूनाक वाक़यात इस इस्लामोफोबिया के पीछे रह के लोगों ने किया, तो वो तमाम डिबेट में ये बातें आई हैं सारी की सारी। अच्छा। और अब इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि इस रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पहले भी आपसे यही पॉइंट मेरा नेक्स्ट है। उसका मकसद ये है कि तमाम किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस और वायोलेंस, इसके अगेंस्ट दुनिया को आगाही दी जाए कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, डॉक्टर जमील साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल भी यही है
कि कोशिशें बड़ी हुई, हम इसको आज अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो गजा में हो रहा है वो भी एक इस्लामोफोबिया की शक्ल की सूरत में सामने आ रहा है। उसके डिफरेंट एलिमेंट ज़रूर हैं, डिफरेंट डायनेमिक ज़रूर है, लेकिन एक बुनियादी वजह ये भी है कि दुनिया की जो खामोशी है वो इसलिए है कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अगर ये किसी और के साथ हो रहा होता तो हम अब तक देखते हैं अमेरिका, बरतानिया और कौन कौन से मुल्क कितनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठा रहे थे, अक़वाम मुत्तहिदा से आवाज़ उठाई जा रही होती। तो ये जो सोच है ये किस तरह मजीद इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि हमें ये फैलती नज़र आ रही है। देखिए, इस सोच के बारे में डिबेट में जिक्र किया गया है, और न सिर्फ इस डिबेट में जिक्र किया गया है बल्कि 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा ने रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में भी कहा गया था कि दुनिया में आगाही दी जाए, और जो यूनिवर्सल चार्टर है दुनिया ने जिस पे साइन किया हुआ है उसके मुताबिक कोई किसी किस्म की डिस्क्रिशन नहीं होनी। डिक्लेरेशन में जो दिया हुआ था कि वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और रिलीजियस बिलीफ के बुनियाद पर किसी को तंग नहीं करना चाहिए। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ ये यूनिवर्सल चार्टर में भी दिया हुआ है, जो कि 1948 में पास हुआ था। उसके बेसिस पे अब होगा कैसे काम और कैसे काम होना चाहिए, जो कि प्लानिंग की गई थी। पाकिस्तान उसमें मुहर्रिक था इस डिबेट में, और उसमें कहा गया था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़राए अबलाग के ज़रिए और दुनिया को जिस तरह की रेजोल्यूशन में पास की गई है बात कि दुनिया इसको अपने अपने क़वानीन में तब्दील, स्कैंडिनेवियन कंट्री ने कुछ नहीं किया है तब्दील, जो डिसैक्रेशन ऑफ होली कुरान के बारे में उन्होंने उसको हेट क्राइम में शामिल कर लिया है। इसी तरीके से इस रेजोल्यूशन की रोशनी में दुनिया अक़वाम के जहाँ जहाँ ये ज़्यादा मामला है वहाँ आगाही के अलावा, एजुकेशन के अलावा, इंटर हार्मोनी के अलावा ये लेजिस्लेशन करना शुरू कर दी है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें तो कमज़ोरी हमारी है, कमज़ोरी मुसलमान ममालिक की है जिन्होंने आगाही कम दिया है, इसलिए कि उन्होंने जो पेट्रोल ये जो आपने बात की है, तवज्जो नहीं। एब्सोल्युटली, जो आपने बात की है ना कि ये कमज़ोरी हमारी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। OIC का प्लेटफॉर्म भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि खून मुस्लिम सस्ता क्यों है आखिर। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जैसे कि ये गुफ्तगू की कि आज हम इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट दिन तो मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मनाया तो जा रहा है, लेकिन दूसरी ही जानिब नज़र नहीं आ रहा है इसका इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि आज भी जो मुसलमान का खून है वो सबसे सस्ता है, और उनमें गज़ा वाले पेश हैं। इतनी ख़राब सूरत हाल है वहाँ पे, फ़लस्तीनी हमारे भाई वो सहूनी दहशतगर्दी के साए में रमज़ान का मुबारक महीना गुजारने पे मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 24 घंटे में जो नंबर सामने आया है, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, और बेशतर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं जो इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन उन पर भी गोलियां बरसा दी गईं, जिसमें 6 फ़लस्तीनी शहीद, 82 भी ज़ख्मी हुए मज़ीद। तो इसराइली फ़ौज रफ़ा में ख़ास तौर पे इस वक्त हम बात करें, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो खाना तकसीम करने का जो मरकज़ है उस पर भी बमबारी की गई। और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जब वो भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं, वहाँ पर भी उनके ऊपर वो जुल्म बर्बरियत जारी है। कोयती रोड पर इमदाद के लिए खड़े लोगों पर भी फायरिंग कर दी गई। तो ये मनाजिर हम फ़लस्तीन से और रफ़ा से देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं शाम रमज़ान, और जैसे कि मैं रोज़ाना ही कह रहा हूँ, अब 4 रोज़े हो गए कहते हुए, लेकिन मैं उस वक्त तक कहूँगा जब तक रोज़े चलते रहेंगे। और वो मैं क्या कहता हूँ कि हर गुजरता लम्हा हमें पकड़ों की जानिब लेके जा रहा है। तो इफ्तार लाहौर में जो है वो तो तकरीबन 6:10 तक हो जाती है, कराची में 6:40 तक होती है, लेकिन दोनों शहरों के और दीगर शहरों के जो हमारी जो रिवायात है ना सदफ, वो बड़ी खूबसूरत है। किसी शहर में कुछ, किसी शहर में कुछ इफ्तारी के जो आइटम्स होते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यानी वही पकौड़े, जलेबी, समोसे, ये दस्तरखान की शान होते हैं, चटपटे खाने। लेकिन कहीं कहीं हर शहर की कुछ खासियत, जैसे कि फैसल ने भी जिक्र किया, कुछ मखसूस चीज़ वहाँ के लोगों की पसंद होती है, मिजाज होता है, मौसम का भी उसमें अमल दखल होता है। साहिली पट्टी पे रहने वालों के मौसम में खाने के मिजाज डिफरेंट होते हैं, और ज़ाहिर लाहौर जैसे हरे भरे शहर में वहाँ पे कुछ और मिजाज होते हैं। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या तैयारी होती है, कैसा दस्तरखान सजता है। लाहौर कराची से हमारे साथ मौजूद है अहमद खोकर, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं।
चांद नवाब हमारे साथ कराची से मौजूद है। तो सबसे पहले हम आगाज आज हम लाहौर से करेंगे। हाँ। आज हम आगाज करेंगे लाहौर से। वहाँ पहले इफ्तार भी हो जाता है। वहाँ पहले भी तो इफ्तार होनी है ना, तो अहमर को भी तो जाना होगा। बाय द वे अहमर, गुज़िश्ता रोज़ हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, लाइन में लगे हुए थे लोग और लाइन में उन्होंने कहा था कि समोसे नहीं हुए तो फिर अफ्तारी नहीं हुए। तो फिर आप बताइए कि लाहौर में जो खासा है इफ्तार का, हर दस्तरखान पे जो मौजूद होता है, जो उसको इम्तियाज करता है दीगर शहरों से, वो क्या चीज़ है? देखिए, जिस तरह की अभी बात हो रही थी ना कि मिजाज की, तो मिजाज में लाहौरियों के रच बस गए हैं ये समोसे, कचौरियाँ, पकोड़े, जलेबियाँ। इनके बगैर जो लाहौर का दस्तरखान है ना अफ्तारी का, वो नामुमकिन है। सजा हुआ मज़ा आता ही नहीं, जितनी मर्जी फ्रूट चाट पड़ी हो, दही भले पड़े हो, कुछ भी पड़ा हो, लेकिन जब तक समोसे, वो भी बड़े आलू अगर ना हो, कचौरियाँ कीमे वाली, चिकन वाली ना हो, पकोड़े ना हो गर्मा गर्म, तो दस्तरखान ऐसे लगता है जैसे कि नामुकम्मल और किसी चीज़ की ज़बरदस्त डिमांड है। देखें, सहरी के बाद जब आप रोज़ा रखते हैं तो इस वक्त ख़ुसूसी तौर पे जब रोज़ा इफ्तार होने वाला होता है तो ऐसी कैफियत हो रही होती है कि बंदा निडाल नज़र आ रहा होता है। लेकिन मेरे अक्ल में आप देखें, ये समोसा पॉइंट है और यहाँ पर आप लोगों का हजूम देखें, ये रश देखें, इनका जुनून और जोश देखें कि लग नहीं रहा कि ये इनको सुबह से जो है, मतलब जिसम इनका निडाल होगा और रोजा लगा होगा, समोसा देख के इनकी एनर्जी जो है ना एकदम गेन हो गई है। अहमद, ऐसा लग रहा है कि समोसा पहली बार जिंदगी में खा रहे हैं तो उन्हें इतना लजीज लगा। हम तो मतलब बचपन से समोसे खा रहे हैं। एक खास चीज जो हमें लाहौरी फ्रेंड हमारे बताते हैं, समोसे पे वो चने की चाट। जी जी, ऐसा लग रहा है अहमर के समोसों पे हुकूमत ने रिलीफ दिया हुआ है और किसी चीज पे दिया हुआ है। हाँ, तो जरा ये बताइएगा इनके ऐसे क्या खासियत है, और लाहौर में जो ये वाला समोसा दिया जाता है चने की चाट वाला, वो भी बड़ा फेमस है। बिल्कुल सदफ, एक तो ये कि चने की चाट वाला समोसा होता है, ये खासियत है। इससे कबल लाहौर का एक ट्रेंड था कि पहले जो है ना वो दही की एक चटनी बनाई जाती थी, वो समोसे की लाल चटनी के साथ दी जाती थी, लेकिन अब चने की चाट का एक ट्रेंड शुरू हो गया और ये भी बड़ा मज़ा देता है। और आपने जिस तरह बताया कि पीछे रश जिस तरह लगा हुआ है, आवाम जो है अभी भी आई जा रही है और जब तक अफ्तार नहीं होगा ये ऐसे ही रश लगा रहेगा और ये समोसे लेके जाते रहेंगे। समोसे के बगैर अफ्तारी नामुमकिन है। गर्मा गर्म लजीज चटखारेदार समोसे हों तो ही हमारी जो है वो लाहौर की इफ्तार होगी। तो लेकिन अब जरा हम चलते हैं कराची से, लोग अपने अपनों में क्या इफ्तार करते हैं चांद नवाब? असल कराची से लोग अपने प्यारों के साथ अफ्तार की लेने के लिए बलसोड़ पहुँच रहे हैं। इस वक्त जो रश देख रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि महंगाई है, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके दस्तरखान पर दही भले हों, दिल्ली के चटपटे अरबी रोल हो, समोसे हों, चटपटे पकोड़े हों, फ्रूट चाट हो और ख़ास तौर पे मेमनी आलू हो, काठियावाड़ी छोले हों, हैदराबाद दक्खन के मीठी चटनी हो, हरीसा हो, खट्टे मीठे दही बड़े हों। और इस तरह जब देखा जाए कि यहाँ पे हर बंसोड़ पे हर जबान के कराची मिनी पाकिस्तान कहलाता है, हर चीज तैयार की जा रही है खास तौर पर, और देसी जलेबी यहाँ बनाई जाती है, देसी घी से रश है और हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके दस्तरखान पे जो है चटपटे चीजें पकवान हो। बंस रोड पे इतना रश है, लाइन लगी हुई है हर जगह, और कोई ये नहीं कह रहा बरकतों के महीने में कि महंगाई है। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हर चीज अफ्तार के लिए लेके जाएंगे। यहाँ हर जबान के चटकारे मौजूद हैं, हर किसी की ख्वाहिश है कि मजेदार चटकारे लेके जाए। तमाम चीजें यहाँ मिल रही हैं जी। ये सब बंदे खाए और उसके बाद अस्पताल चले आए। लेकिन ये कराची का जी खासा है, यहाँ मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चटखारा मिल जाता है। आपका बहुत शुक्रिया चांद नवाब और अहमर खोकर, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, अब हमने लाहौर और उसकी कराची की बात कर ली, तो पेशावर की बात भी करेंगे। वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होती है और पेशावर का मिजाज भी बड़ा वखरा किस्म का है। यहाँ से हमें शाजिया निसार मज़ीद बताएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम भी बाज़ार में मौजूद हैं और बाज़ार का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। अगर देखें तो ये कोई मुफ्त में चोले नहीं बट रहे, बल्कि ये इफ्तार के लिए जो रोज़ादार है वो चोले ख़रीद रहे हैं। पेशावर के शहरी भी खुश खुराक है और मौसम भी ऐसा है कि पकोड़े, समोसे, चना चाट, फ्रूट चाट के बगैर उनकी इफ्तारी भी नामुकम्मल होती है। लोग ज़्यादातर उनका फोकस होता है, बल्कि डिमांड यही होती है घर में भी कि दस्तरखान पर पकोड़े, समोसे और चोले ना हो तो इफ्तारी मुकम्मल नहीं होती। इसलिए बाज़ारों का रुख अभी से लोग कर रहे हैं और काफ़ी रश भी देखने को मिल रहा है। पेशावर के जो मुख्तलिफ खुराक है, जो
वैसे भी मशहूर है, लेकिन रमज़ान में लोग ज़्यादा खुशी से और बहुत जल्दी ही घरों को लेकर जाते हैं ताकि बाद में शायद बड़ी लाइनों में खड़ा होना पड़े, तो लाइनों से बचने के लिए वो अभी से ख़रीदारी कर रहे हैं। जी जनाब अली, आपके मुंह में पानी आ रहा हो ना आ रहा हो, यहाँ की हालत जो बताना है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमने देखे आपको और जब इतना बेसब्रा आपने कर ही दिया है, हमने कर ही दिया है आपको, तो हम उसको पूरा कर देते हैं। पकोड़े, समोसे, चटनी, हैदराबाद वाली चटनी, जलेबी और वो वाली खास वाली, और जो पीछे बैठे हुए लोग उनको याद आ गया होगा सदर वाली जलेबी कितनी ज़बरदस्त होती है। अब ये सब हो गया है, तो उसके आखिर में क्या रह गया? फ्रूट चाट के बगैर जी इफ्तारी जो है वो इनकम्प्लीट है। और ख़ास तौर पे फ्रूट चाट हो गई, चना चाट हो गई, दही बड़े हो गए, ये बड़ी खासियत होते हैं। इतने लवाजमात हैं, लेकिन रहीम यार खान में भी इनकी अलग ही किस्म की कहते हैं ना टेस्ट होता है, वो हमें बता रहे हैं जी बिलाल हबीब। चटपटे मसालों से तैयार होने वाले दही भल्ले और फ्रूट चाट से रोजा अफ्तार करने का अलग ही मजा है। रहीम यार खान के शहरी अफ्तारी में फ्रूट चाट और दही भल्लों का होना लाजिम करार देते हैं और शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट से इनकी खरीदारी करते हैं। बच्चों का अभी इसरार होता है कि जी अभी लेके, और मैं घर से निकला हूँ जी लेने के लिए। रहीम यार खान के दही भल्ले और फ्रूट चाट बड़ी मशहूर है, और इसके बगैर वैसे भी रोजा अफ्तारी जो है अधूरी सी लगती है। फूड पॉइंट्स के मालकान का कहना है कि रमजानुल मुबारक की अफ्तारी के लिए शहरी इनसे दही भल्ले और फ्रूट चाट आम दिनों की निस्बत ज्यादा लेते हैं। रमजानुल मुबारक में सादतें समेटने वाले रोजेदार मजेदार खानों का एहतमाम भी जोरों शोर से करते हैं। रहीम यार खान के रोजादार अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पे फ्रूट चाट और दही भल्लों का होना लाजिम करार देते हैं। कैमरामैन राना इशफाक के साथ बिलाल हबीब, ARY न्यूज़, रहीम यार खान। कुछ बचा तो है नहीं अब, लेकिन अब बात यह है कि जब आप इस तरह का कारोबार करते हैं ना, जाहिर सी बात है खाने पीने का और इसका, आपको हर कारोबार में जो है ना आपका टेस्ट भी अच्छा हो और आप सारी चीज़ों, लेकिन उसके बाद आपके लक जो है ना आपके साथ होना बड़ा ज़रूरी है। फिर तो रातों रात आप यानी आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। पैसे भी हज़ारों में नहीं, लाखों में, मिलियनर्स की हम यह बात कर रहे हैं। अच्छा। कराची के जो माहीगीर हैं वो रातों रात करोड़पति बन गए हैं। और खारो चांद के जो माहीगीर हैं, हनीफ, उनका जो तैयार करदा जाल है, अब उस जाल में क्या खास बात है ये मालूम करना होगा। उसमें जो फंसने वाली नायाब मछली है जिसे सुआ मछली कहते हैं, उससे उनकी चांदी हो गई है, लॉटरी लग गई है, और पता नहीं कितनी तादाद बताई जा रही है, एक बड़ी तादाद में जी सुआ मछली शिकार कर ली और 300 से ज्यादा नंबर सामने आए। तो आप सोचें इनकी कीमत जो है वो करोड़ों में। तो मैं सोच रहा प्रोफेशन 5 से प्लीज व्हाई नॉट, प्रोफेशन नहीं लेकिन बिजनेस के तौर पे अपना सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं ये, अपने घरों की छतों पे टैंक बना के कर रहे हैं। बट सुआ मछली, एक 5 किलो से 10 किलो की सुआ मछली कम से कम 3 से 4 लाख में बहुत आसानी से बिकती है। और सोचे कि अगर इसके पास 300 से ज्यादा आ गई हैं। अच्छा, स्टोरी का एक बड़ा एक एंगल पता है क्या है? फाइन एंगल। खारो चांद पाकिस्तान का वो पहला इलाका है कि जहाँ सबसे पहले मौसमियाती तब्दीली की वजह से खुश्क हो गया है। वहां दरिया बहता था, वो खुश्क हो गया, लेकिन जहाँ खुश्क हुआ है दरिया, वहीं पे मछली दौलत लेके आई है। क्या लाइन दी है, क्या बात है। और इस मछली का भी थोड़ा सा आपको बता दें, इसका वजन जी 20 से 40 किलो तक का होता है। और साथ ही गुज़िश्ता साल नवंबर में भी इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों ने बड़ी तादाद में सुआ मछली पकड़ी। तो हम भी साइड बिजनेस देखिए, मेरे तो ताल्लुकात हैं खारोचान और केटिंगर की तरफ। मैं आपके इन ताल्लुकात से फायदा उठाने की कोशिश करती हूँ। तब तक हम ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और 1 साल से जायद का अरसा हो गया है, जो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग है ना, ये खत्म नहीं हो रही है। और लास्ट रमजान भी, इस रमजान भी, और इस रमजान ज्यादा इवन के जो टाइमिंग्स दिए गए हैं उन टाइमिंग्स पर भी गैस अवेलेबल नहीं है। तो इससे बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है। आप इसको रो रही हैं, हमारे गवर्नर के पास गैस नहीं है यार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, उन्होंने जो गुफ्तगू की है ना कि उन्होंने बेचारगी का जो मुजाहरा किया वो आपको सुनाते हैं, सुनाए दी। अपने घर पर भी सिलेंडर आ रहा है, ये बदकिस्मती है। मैं खुद गवर्नर हाउस में भी सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने MD सुई सदरन को 1 दफ़ा नहीं 100 दफ़ा टेलीफोन किया है, उनको खुदा का वास्ता भी दिया, उनसे कहा कि आए मिलकर बैठें, कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन वो शायद बहुत मसरूफ़ है। मैं उनको पिछले 2 दिन से कॉल भी कर रहा हूँ,
उनकी कोई कॉल बैक मुझे नहीं आई है। सदर ज़रदारी साहब की एक अच्छी बात यह है कि उनको मुफाहमत के लिए माना जाता है। उनकी इस मुफाहमती पॉलिसी से पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद और सदर ज़रदारी के सदर बनने के बाद मैं समझता हूँ कि दोनों लीडरान जो हैं वो मिल बैठ कर बैठें और आवाम का सोचें। इससे पहले बिलावल साहब ने कहा था कि उनके घर में भी पानी का टैंकर आता है और अब गवर्नर बता रहे हैं कि उनको भी सिलेंडर खरीदना पड़ता है। इतने ज्यादा आवाम दोस्त, फिर आवाम भी मजलूम जब लीडर भी इतने ज्यादा आवाम दोस्त लीडर कौन होंगे? तो खैर अब सूरत हाल ये है कि ठीक है जी, सिलेंडर क्या सिलेंडर सोल्यूशन है इसका? क्या सिलेंडर सोल्यूशन है? क्योंकि अब इसको मैनेज करना भी कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। हमने पिछले दिनों देखा कि रमजान के आगाज में ही हादसात रूनुमा होना शुरू हो गए और मुतादिद अफराद जो है वो धमाकों से, गैस लीकेज के धमाकों के वाकयात जी बढ़ रहे हैं और 3 वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से जाहिर है जानी नुकसान भी हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल पर जी बात कर लेते हैं हम। गैर सरकारी तंजीम पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी खैबर पख्तूनख्वा के फर्स्ट एड कोऑर्डिनेटर साजिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और जाहिर है जब गैस नहीं होगी तो लोग गैस सिलेंडर खरीदते हैं, गैर मेयारी भी खरीदते हैं गैस लीकेज की वजह से। अब ये बताएं कि ये जो वाकयात बढ़ रहे हैं आपने क्या आइडेंटिफाई किया, बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ये गैस की लोड शेडिंग होती है तो उस मामलात में जो है अक्सर जो है लोग सोते हुए इसका हादसे का शिकार होते हैं और वजह ये होती है कि सोते हुए आपको पता नहीं चलता और आप उस गैस को इनहेल कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से बंदा अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है और उसी ही कंडीशन में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और इसकी दूसरी वो ये है कि जो गैस की लीकेज के बाद हम अचानक जो है कोई बटन ऑन कर देते हैं या इग्निशन कर लेते हैं, माचिस की तिली जला लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है गैस के ब्लास्ट होने का उस जगह पे। अच्छा, तो साजिद साहब ये भी बताइएगा कि शहरी जो हैं क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि जी लाइन में गैस जब नहीं आती है तो हमारे ना सिर्फ के फार फ्लंग एरियाज़ में इनका इस्तेमाल बल्कि शहरों में भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन सिलेंडर्स का। शहरी सिलेंडर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें? जब घर पे ले आएँ तो उनका यूजेज जो है वो कैसे करें सेफली? बिल्कुल, एक तरफ जो है हमारे पास सुई गैस है, ठीक है जी, तो अगर उसकी बात कर ले तो रात को जब वो टाइमिंग ऑलरेडी जो है नोटिफाई है, तो जब वो टाइम गुजर जाता है उसके बाद आपका चूल्हा जो है उसको आप डबल चेक करें कि उससे कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, ठीक है जी। दूसरी तरफ हम सिलेंडर की अगर बात कर ले तो सिलेंडर जो है वो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सब स्टैंडर्ड सिलेंडर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादातर हादसात रोनुमा हो रहे हैं। तो उसका जो रेगुलेटर है वहाँ से ज़्यादातर जो है गैस की लीकेज होती है और उससे जो है ज़्यादातर हादसात होते हैं। तो गैस का जो रेगुलेटर है उसको आपने ज़रूर चेक करना है इस्तेमाल होने के बाद ताकि कोई हादसा ना हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपने ये तो कहा कि लोग एहतियात करें, टाइमिंग के ख्याल रखें, कुछ लोग जी रात में वो ऑन करके भूल जाते हैं, लेकिन असल जो हम देख रहे हैं गैर मेयारी सिलेंडर्स की भरमार है, सस्ते मिल रहे हैं, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बड़ी वजह ख़रीदते हैं। उनकी शनाख्त मुमकिन बताएं कि जी कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि लोग मेयारी सिलेंडर ख़रीदें और उन्हें कम कीमत पर भी मिल सके, तो इसकी रोकथाम की जाए। अगर गैर मेयारी जो सिलेंडर हैं जिस सरेआम बिक रहे हैं उसकी रोकथाम करें, क्या किया जाए? इसमें सबसे पहला जो है वो रोल बनता है गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का कि वो इन जो गैर मयारी सिलेंडर्स हैं उसका जो है रोकथाम करे। अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे तो शहरी ज़ाहिरी बात है जो स्टैंडर्ड है वो वाला सिलेंडर लेंगे, लेकिन अगर बात वही है कि सस्ते मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो बंदा उसी तरफ ही जाता है और उसी से ही फिर हमारे साथ ये हादसात होते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जहां एक जानिब जब लोग अल्टरनेट यूजेज की तरफ जाते हैं तो फिर हमें इस तरह के हादसात जो है वो सामने नज़र आते हैं। अब वक्त आ गया है जो हम इतनी बात करते हैं जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी हुकूमत और हमारे जो सोचने वाले हमारे पॉलिसीज़ हैं वो कब आवाम को उस जानिब लेके आएंगे कि जब आपके पास एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, जो तवानाई है, वो पायदार तवानाई के आप जो है रिसोर्सेज की जानिब जाएं, सोलर की जानिब जाएं। अब तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि सोलर से ना सिर्फ अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं बल्कि खाने पकाने से लेके और दीगर चीज़ों तक तमाम तर इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो अब सोलर से हो रहा है। आप ये भी याद रखेंगे इलेक्शन में जब इलेक्शन कैंपेन हुई थी दावे किए जा रहे थे 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे और सोलर एनर्जी पे फोकस किया जाएगा।
कहाँ है वो वादे? वो अब कहा तो जा रहा है कि उस पर काम शुरू हो जाएगा, तो उस पर तो काम शुरू होना हो। आज हमारे शो का हो गया वक्त खत्म, आपसे इजाजत का वक्त आ गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा खाइएगा, पीजिएगा और सब्ज इलायची का शरबत पीना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।